नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए डे 6 की कॉपियां देखेंगे हम लोग। डे 6 में जो 2 क्वेश्चन दिए गए थे, जो करंट के थे, जो करंट का चलता है हमारा डेटा फैक्ट एंड रिपोर्ट्स का, वहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए थे। इसमें आज पढ़ेंगे आपके पेपर 5 के। तो जो शाम को चेक होगा वो आपको मिल जाएगा पेपर 5 का। जो बेस्ट कॉपी होंगी उस इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि जो बेस्ट लिखा है सबसे अच्छा, उनको हम लोग इसमें देखेंगे और आपके लिए इसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो जिनको भी आंसर राइटिंग करनी है वो कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इस नंबर पे 8527434727 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो इससे जोड़ दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं। तो ये पहली कॉपी है प्रियंका जी की। इसमें आज 2 कॉपियां देखेंगे हम लोग, क्योंकि आपको और चीज़ें दूसरों की कॉपियों से सीखें, क्योंकि ये इनकी तो बेस्ट कॉपी है और दूसरी कॉपी है वो भी बहुत, आपको थोड़ा से एंगल वहाँ पे डिफरेंट मिलेंगे। तो आप 2 देखेंगे कॉपियां, तो उनसे आपको अनुभव काफ़ी होगा। तो इनको आप जरूर देखिए, क्योंकि इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा कहीं भी मार्केट में, आप ढूंढेंगे इन चीज़ों को। तो जो अच्छी कॉपियां होती हैं उनसे हम लोग अपनी रणनीति बना सकते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये 200 वर्ड में था क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून का परिचय देते हुए समालोचनात्मक विवेचना कीजिए, साथ ही चुनौतियों के समाधान हेतु उपाय बताइए। अब देखिए कीवर्ड पकड़िए, पहले तो इसका परिचय देना है आपको शॉर्ट में, फिर उसके बाद समालोचनात्मक विवेचना करनी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष दिखाते हुए चलना है, और जो भी चुनौतियां हैं जो आप दिखाएंगे उसको, उसके यहाँ पे उपाय बताने हैं, समाधान के हेतु क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो कीवर्ड आपको पकड़ना, यहाँ से सीखना है। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। वहां से देखिए, पहला ये हो गया आपका। सेकंड में समालोचनात्मक व्याख्या, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों दिखा देने हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उपाय देने हैं। तो ये आपके इस तरीके से डायरेक्शन चलेगी प्रश्न की। तो इन्होंने, देखते हैं क्या लिखा है, तो आप इनसे देखिए, सीखिए कि इन्होंने परिचय देते हुए बोला है कि एक राजनीतिक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले सांसदों या विधायकों को दंडित करने के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो ये आपका काफी बैलेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ये देखिए, इस तरीके से डायग्राम फ्लो चार्ट आपको भी बनाने हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। और ये कानून का उद्देश्य क्या है, तो इन्होंने उद्देश्य भी दिखा दिया कि एक स्थिर सरकार का प्रावधान करना, दल बदल रोकना, अवसरवादी राजनीति पर लगाम लगाना, या जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना, है ना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं, प्रारंभ में 1/3 सदस्यों के दूसरी पार्टी में विलय को वैध माना गया, परंतु बाद में ये 2/3 सदस्यों का विलय 91वें संविधान संशोधन 2023 को सही माना गया, यानी चेंज कर दिया गया। इसमें पहले जो था 52वां संविधान संशोधन, उसमें माना गया 1/3 को वैलिड, लेकिन 91 में क्या हुआ, इसे चेंज करके अब 2/3 कर दिया गया, क्योंकि तब भी ये समस्या नहीं रुक रही थी, तो इसे बढ़ा दिया गया। और तो इस कानून के मूल में ही बहुत सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। जैसे अब चुनौतियां देख लीजिए, सीधा इन्होंने पॉइंट पे ही आई है। जैसे किसी सदस्य को वैध असहमति का अधिकार नहीं है, बल्कि वो पार्टी के नियमों व सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करता है। स्वैच्छिक त्याग की जो, इनका समझ नहीं आ रहा है, अस्पष्ट व्याख्या होना, यानी जो अपनी आप स्वेच्छा से उसे त्याग पत्र देने का भी अस्पष्ट व्याख्या है यहाँ पे। अध्यक्ष को संदेह युक्त नजरों से देखा जाना, जैसे एग्जाम्पल भी इन्होंने देखिए बढ़िया दिए हैं। आपको साथ साथ में नए जो एग्जाम्पल रहते हैं करंट में, वो इस तरीके से कोट करते जाने हैं। जैसे अध्यक्ष पर पार्टी दबाव होने से निष्पक्षता के अभाव के आरोप लगते रहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे महाराष्ट्र वगैरह में जो चला था, तो आप उस तरीके से एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो यह कानून संसदीय व लोकतांत्रिक प्रणाली के मूल्यों के विपरीत है, क्योंकि अमेरिका व यूरोप जैसे देशों में ऐसा कोई कानून नहीं है। जितने भी बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, तो इन सब की व्याख्या आपको वीडियो में मिल जाएगी। जो डेटा फैक्ट का वीडियो आपको मिलता है, डेटा फैक्ट का, उसमें आपको ये पूरा जितना भी कंटेंट है आपको अच्छे से उसमें बताया गया है। उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे देखिए, इन्होंने लिखा है, वही वहीं दल बदल संबंधी निर्णय में देरी संभव है, जैसे महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसा देखा गया था। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी ये कोट किया है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल जरूर डालने हैं अगर करंट में आप जान रहे हैं इसे। तो साथ ही पारदर्शिता का अभाव व असंवैधानिक निर्णय की संभावना बढ़ती है इससे। राइटिंग इनका काफी अच्छा है, राइटिंग इनको बहुत इसमें अब बेनिफिट दिलाएगा एग्जाम में। तो इन चुनौतियों से निपटने हेतु इस कानून को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। जैसे अब उपाय पे आ गए, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलना है। जैसे इन्होंने लिखा है, थोड़ा शब्द संख्या इन्होंने ज्यादा कर दी है, वो उसको कम कर सकती थी, लेकिन इतना कोई इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इन पे। एक स्वतंत्र वैकल्पिक तंत्र का निर्माण किया जाए, जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल हों, जो शीघ्र निर्णय दे सकें। अयोग्यता निर्धारण की निश्चित समय सीमा हो। इन्हें आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी डालना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय में दिया है। जैसे कि हो तो होलोहनबाद आया है, जो होलोहनबाद में ही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी, और इसके लिए यानी कि अध्यक्ष को भी रिव्यू अध्यक्ष के निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये भी बोला गया था। तो आपको बाद वगैरह भी यहाँ पे कोर्ट करने हैं साथ में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश से लागू कर सकते हैं, सेकंड ARC जो आई थी, तो इन्होंने काफी अच्छा बोला है। और आपका और भी कुछ समितियां बनी है, जैसे दिनेश गोस्वामी समिति, उसकी भी सिफारिशें डाली है। दिनेश गोस्वामी हालांकि डाला होगा, हो सकता है आगे इन्होंने गोस्वामी समिति की।
आगे देखते हैं, वहीं स्पीकर को चयनित करते ही पार्टी से त्याग पत्र दिलवाया जाए ताकि वह निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय दे सके। जैसा कि जो पश्चिमी देशों में होता है, जितने बड़े लोकतांत्रिक देश देखेंगे आप, कई देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वहां पे जैसे ही स्पीकर स्पीकर चयनित होते हैं स्पीकर पद के लिए, तो वो पार्टी से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि निष्पक्षता का सवाल होता है। तो ऐसा व्यवस्था की गई है, तो यहाँ भी किया जा सकता है। तो इन्होंने काफी चीजें डाली हैं, लेकिन हाँ, ये की चीज है कि इन्हें ये चीजें डाली हैं, और ये एक आध समिति जैसे और एक्स्ट्रा आप कोट कर दीजिए यहाँ पे, तो काफी अच्छा है। निष्कर्ष देख लीजिए, निष्कर्ष से दल बदल विरोधी कानून को मजबूत बना, इस कानून की चुनौतियां कम की जा सकती हैं तथा प्रभावी राजनीतिक प्रणाली व मजबूत लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि ऐसी चीजों को और बैलेंस बनाया जाए। तो ये चीजें देख सकते हैं, तो इनका काफी प्रभावशाली उत्तर है ये मार्क्सवाइन के। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इनका। दूसरा है, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या करनी है 200 शब्दों में। तो इन्होंने देखिए स्टार्टिंग अच्छी की है, जैसे ग्राम संरचना का धीरे धीरे शहर में परिवर्तन होना, यानी कि जो ग्रामीण संरचना है वो अगर नगरीय संरचना की विशेषताएं जैसे धीरे धीरे ग्रहण कर लेती है, तो वो क्या है, आपका शहरीकरण या नगरीकरण बोला जाता है। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या जो है 75% के लगभग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। तो उन्होंने परिभाषा काफी अच्छी दी है, तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, या किसी रिपोर्ट के माध्यम से भी आप करंट से शुरुआत कर सकते हैं एक प्रश्न की। आगे देखते हैं, भारत में प्रवृत्ति क्या रही है नगरीकरण की, वो इन्होंने अच्छे से समझा दिया है। बस 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, और वर्तमान में आप दिखा दीजिए यहाँ पे, वर्तमान में लगभग 2018 के अनुसार कितनी 34% जो पॉपुलेशन है यूएन के अनुसार भारत में शहरों में निवास कर रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट, ये जिन्होंने और आगे जो दी है रिपोर्ट 2000 यूएन की, जो 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरों व महानगरों में निवास करेगी, तो चुनौतियां और बढ़ेंगी, है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छा इसका प्रवृत्ति दिखाई है। और स्टार्टिंग में क्या है कि आपको थोड़ा सा आज़ादी से लेके और दिखा देना था कि आज़ादी के टाइम कितना था, आज़ादी से लेके चल सकते थे आप, आज़ादी के समय की जो पॉपुलेशन थी उसका कोट कर देते, उसके बाद थोड़ा सा प्रवृत्ति और दिखा देते यहाँ पे। तो एक दो पॉइंट की यहाँ पे आपने और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र की गुणवत्ता में वृद्धि से भारत में शहरीकरण में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये इनका अच्छा लिखा है इन्होंने। ग्राफ वगैरह के लिए देखिए यहाँ सजेशन दिया गया है कि आप थोड़ा सा ग्राफ भी प्रवृत्तियों के लिए ग्राफ वगैरह कुछ बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखिए आपको एक जो पैटर्न है, आपको लगातार एक ही पैटर्न को नहीं अपनाना है हर क्वेश्चन में। जैसे आप एग्जाम में 20 क्वेश्चन लिखेंगे, तो 20 में ये नहीं है कि सिर्फ एक ही थ्योरेटिकली एक ही पैटर्न को अपनाएं, थोड़ा थोड़ा सा डायग्रामेटिक या आप जो फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें आप कुछ चीज़ों को शो करते रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के बाद जो दूसरा होगा थोड़ा सा डाइवर्सिटी वहाँ पे लेके आई नहीं, पता लग जाता है एग्जामिनर को भी ये रटा हुआ है, एक पैटर्न ही है जो फॉलो कर रहे हैं, जो भी लिखते हैं आंसर। तो एग्जामिनर से अगर ये अपेक्षा करनी है कि आपको नंबर अच्छे मिले, तो आपको थोड़ा सा चेंज लेके आना है अपने लेखन शैली में, तो बदलाव आप इसमें कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। आगे देखिए कि इसलिए तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणाम निम्नलिखित हैं। सामाजिक परिणाम दिखा दिए इन्होंने। और देखिए आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाईलाइट नहीं, नीचे अंडरलाइन नहीं करते, जिस तरीके से इन्होंने किया है कि आप जो भी मेन चीजें बोल रहे हैं या डेटा है, कोई फैक्ट है, रिपोर्ट है, तो आप उसको इस तरीके से अंडरलाइन अवश्य कर दीजिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे सकारात्मक परिणाम को अंडरलाइन करके लिखा है कि महिला की भूमिका में अंतर आया है, जैसे महिला कार्यबल का औपचारिकरण हुआ है। वहीं शिक्षा व राजनीति में के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। धार्मिक रूढ़िवादिता में कमी आई है, और शहरों में सामाजिक संस्कृति है वो देखने को मिलती है। और क्या है आगे जो लिखा है, आपको ये भी लिख दे रहे थे जो पॉइंट में सजेशन दे दिए गए, जातिगत संख्या में कमी आई है, यानी कि जो जातिवाद है वहाँ पे कमी देखने को मिली है शहरों में। तो यहाँ पे अंबेडकर जी का आप कथन डाल सकते हैं जो कोट था, तो वो भी आप दे सकते थे यहाँ पे। जीवन स्तर, स्वास्थ्य में वृद्धि, और आप शिक्षा, आय, इन पॉइंटों पर भी फोकस यहाँ करिए आप। नकारात्मक परिणाम देखिए, तो आपने ये क्या है, थोड़ा सा कम लिखा है इसमें, और एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको बता दिए उनको आप लिख सकते हैं, और आंसर आपका बेहतर हो जाएगा। नकारात्मक परिणाम देखिए इसमें क्या है कि संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हुआ है। एकल परिवार प्रथा जो है, आपका एकाकी जीवन शैली की संरचना दिखाई देती है। प्रकृति से अलगाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ देखेंगे ये जो आपको डेटा फैक्ट रिपोर्ट में बताया गया था, वो आपकी विश्व बैंक की रिपोर्ट थी, उसमें आपको ये चीजें बताई गई थी कि इससे क्या क्या हो रहा है। वो उस वीडियो को आप देख लीजिए और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, जंगल जो प्राकृतिक थे उनको काट के कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, तो उससे क्या है, पर्यावरण और जैव विविधता पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। उसको आप और दिखा सकते हैं। तो इन्होंने अच्छा लिखा है। मलिन बस्तियों का विस्तार हो रहा है, जैसे घर महंगे होने के कारण लगभग 15 करोड़ लोग शहरी बेघर हैं या मकान बस्तियों में रहने को मजबूर हैं, वो जो मलिन बस्तियां हैं उनमें। तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तनाव, चिड़चिड़ापन में वृद्धि हो रही है। तो ये चीजें आप पॉइंट डाल सकते हैं, कितने बढ़िया पॉइंट दिए इन्होंने, तो आप इनसे कुछ सीखने को आपको मिलेगा। नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, स्वार्थ भावना में वृद्धि हुई है, बुजुर्गों के साथ बुरा बर्ताव हुआ है। तो यहाँ पे हालिया रिपोर्ट डाल दीजिए बुजुर्गों वाली, क्योंकि ये आपको करंट वाले वीडियो में दिया जाता है डेटा, सब रिपोर्ट वगैरह जितनी आती है या
जो भी डेटा रहता है वो आपको देखने को मिलता है उसमें। उपर्युक्त सामाजिक परिणामों के अलावा पर्यावरण क्षरण चरण प्रदूषण ट्रैफिक जाम की समस्या शहरों का अनियोजित विकास जैसे नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ये इन्होंने क्या अलग से लिख दिया उसी में पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है। निष्कर्षतः केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी मिशन अमृत योजना स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वारा नगरीकरण के आधारभूत संरचना में परिवर्तन पर बल दे रही है, जो सतत विकास लक्ष्य 11 आप एक चीज और जान लीजिए, आप सभी जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो जहां भी पढ़ते हैं वो एसडीजी 17 एसडीजी जितने दिए गए हैं उनको आप लगा लीजिए जहां भी स्टडी टेबल के सामने, और एक एक को आप रट लीजिए, क्योंकि ये आपके प्री में तो पूछे जाते हैं लेकिन मेंस में इतने उपयोगी हैं कि आपको जो निष्कर्ष होगा वहां सहयोग देंगे, क्योंकि इनकी प्राप्ति की दिशा में आप दिखा सकते हैं निष्कर्ष को। तो आपको एसडीजी सारे तैयार होने चाहिए, जुबानी आपको रटे हों। तो ये क्या है बोला इन्होंने कि एसडीजी 11 की को प्राप्त करने में मददगार साबित होंगे। तो इन्होंने काफी सही लिखा है। और देखिए अब इन्होंने ये भी है कि अपना टाइम भी डालना ही है 13 मिनट, यानी अभी यही ना 13 मिनट है, इसको लेके आना है आपको 7 से 8 मिनट में अप्रोक्स इतना टाइम, यानी अभी इनके टाइम रिड्यूस करने का समय है कि आप प्रैक्टिस से ये टाइम को कम कर सकती हैं। अब काफ़ी अच्छा है, मैटर कंटेंट सबको सही है। अब इन्हें सिर्फ स्पीड पे कम करना है। तो उपाय सुझाते हुए सरकारी इन्होंने प्रयास जो है बहुत अच्छा किया है, जो उपाय दिए, और सभी लोगों को ये एक चीज़ और करनी है, जैसे इन्होंने ये दिए सरकारी प्रयास में क्या क्या हो रहा है, तो ये आप सबको उपाय देने के बाद उसमें सरकारी प्रयास भी एक अलग से सब टॉपिक में वो हेडिंग बना के सब हेडिंग, उसमें आपको कुछ सरकारी प्रयास भी जोड़ने हैं, क्योंकि ये पूछे हों या ना पूछे हों आपको डालने चाहिए। तो ये सरकारी प्रयास हैं, कुछ डाले इन्होंने, कुछ और अलग से आप हेडिंग बना के डाल सकते थे। बाकी इनका सब कुछ सही है, इनके मार्क्स हैं। अब दूसरी कॉपी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरी कॉपी है, ये है रामचरण चौहान जी की कॉपी है ये। तो इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ऊपर, लेकिन ये इनकी कॉपी है, देख लीजिए राम जी की। तो इसमें क्या है, इन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कार्यों को विस्तार से समझाना है। तो ये 200 शब्दों में है। आपको बताना था, ये दो क्वेश्चन अलग हैं कॉपियों के, कि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य के सभी कार्यपालिका विधायिका संबंधी कार्यों का संचालन मुख्यमंत्री के सलाह व सहयोग से संचालित होती है। मुख्यमंत्री के कार्यों को निम्न भागों में दर्शाया जा सकता है। तो इन्होंने देखिए आगे क्या लिखा है, ये सही है तरीका इनका। तो कार्य देख लीजिए, राज्य मंत्रिमंडल संबंधी है, राज्य विधानमंडली मंडल संबंधी, राज्यपाल संबंधी और अन्य कुछ दिखा दिए। मंत्रिपरिषद संबंधी क्या क्या है कि मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी राज्यपाल को सलाह देना, मंत्रियों के मध्य मंत्रालय का बंटवारा, मंत्रिपरिषद बैठकों की अध्यक्षता करना, मतभेद की स्थिति में किसी मंत्री से इस्तीफे देने की या राज्यपाल से बर्खास्त करने की से संबंधित कोई सलाह हो वो देना। और क्या क्या है, मंत्रिमंडल जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा सत्र आहूत तथा सत्रावसान की राज्यपाल से ये सिफारिश करना। ये आप लिख सकते हैं, ये कुछ वर्ड इन्होंने समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जो है इसका मतलब सही है इनका, कि विधानसभा विघटन संबंधी राज्यपाल को सलाह देना, और स्वयं विधानसभा में सरकारी योजनाएं परियोजनाओं की घोषणा करना, और राज्य में विधानसभा में सदस्य दल बदल पर आधार पर जो अध्यक्ष को ध्यान दिलाना या उस पर नजर रखवाना। तो ये चीजें हैं। और राज्यपाल संबंधी क्या है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी एक सेतु के रूप में कार्य करता है मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में। राज्यपाल द्वारा कोई विधायिका संबंधी सूचना मांगे जाने पर सूचना देना, राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने के लिए कह सकता है, मतलब बोल सकते हैं। तो नियुक्ति संबंधी भी आपको सलाह यहाँ पे दे देनी थी। अन्य में देखते हैं, अन्य में है कि राज्य परिवर्तन आयोग का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, जो प्रशासकीय कार्य संबंधी थिंक टैंक है का काम ये करते हैं। इसके माध्यम से नीतियां योजनाएं परियोजनाओं आदि का उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें है। आज आगे देखिए, राज्य क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में नियमित क्रमबद्ध 1 साल के लिए कार्य करना, अंतर्राज्यीय नदी विवाद अधिकरण है का सदस्य होता है ये। तो ये अधिकरण शब्द आप सही से लिखिए, अधिकरण कर दिया आपको, अधिकरण लिखना है, ठीक है। तो शब्दों पे भी थोड़ा सा जो गलतियां हो रही हैं वहाँ लैंग्वेज पे भी कार्य करिए। उपरोक्त कार्यों से स्पष्ट होता है कि ये देखिए आपने फिर मिस्टेक की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो राज्य की स्थिति को मजबूत करने के साथ ही संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करती है। तो काफी अच्छा लिखा है, ये आप सुधार लीजिएगा इन मिस्टेकों को, ये जो किस तरीके से, क्योंकि हिंदी मीडियम में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं और एग्जामिनर इन पे पॉइंट काट लेता है नंबर। अब ये देखिए, ये आपके रिव्यू है, काफी शानदार है। केंद्र राज्य संबंधों को समझाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य परिवर्तन आयोग के कार्यों को समझाना है 200 शब्दों में। तो देखिए ये है भारतीय संविधान केंद्र राज्य विषयों को अलग अलग करके भारत में एक संघीय रूप दिया है। इसको प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है 7वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं, ये अच्छे से दर्शा दिया तीनों को। आर्टिकल भी यहाँ पे आपको मेंशन कर देने थे, भाग वगैरह भाग 11 में दिया है ये, और ये वित्तीय वाली दी है आपको भाग 12 में, ये आपको बता देना था। विधायी शक्तियां देखिए अनुच्छेद 245 में इन्होंने आगे दिखा दिया, कोई बात नहीं, भाग 11
भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के अंतर्गत विधायी शक्तियों में बांटा गया है। अब ये है बिल वित्त पर केंद्र राज्य अपना अपना क्या है कानून बना सकते हैं। इन पे जो सूचियां दी गई हैं विधायी, और क्या लिखा है इन्होंने, इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो संविधान के अनुच्छेद ये 49, 249, 250, 252, 53 और 56 जिसके अंतर्गत संसद प्रभावी होती है, वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। प्रशासनिक संबंध देखिए अनुच्छेद 256 से 263 भाग 11। अंतरराज्यीय नदी विवाद अधिकरण अधिनिर्णय संसद कानून बना सकती है इस पे, और अनुच्छेद 262 के तहत देख सकते हैं राष्ट्रपति केंद्र राज्य सामान्य कानूनों के विषय संबंधी जांच के अंतरराज्यीय परिषद कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 263 थोड़ी सी लैंग्वेज अप और सुधार सकते हैं। संसद अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को अलग लागू, ये आप थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, करने के लिए प्राधिकरण नियुक्त कर सकता है, तो आप ये चीजें सुधार लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। अखिल भारतीय सेवाओं, तो ये सेवाओं में भी आपने मिस्टेक की है, का सृजन राज्यसभा के सलाह से होता है, तो ये आप चेक करिएगा। वित्तीय शक्तियां अनुसूची 7 के अंतर्गत रूप से, ये आपने अंतर्गत भी लिखा है और रूप भी लिखा है, ये थोड़ी सी आपकी ये चीजें आपकी सुधरनी चाहिए, तो आप इस पर फोकस करिए। रूप से वित्तीय संबंधों को केंद्र राज्य व संवर्ती विषयों में बांटा गया है जिस पर कराधान की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग का गठन दिया गया है इसमें, जिसके राज्य का हस्तांतरण निर्धारित किया जाता है, जिसमें होगा ये आपने क्या कर दिया है, तो ये चीजें आप थोड़ी सी मिस्टेक ज्यादा कर रहे हैं। राज्य परिवर्तन आयोग देखिए, राज्य परिवर्तन आयोग का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले कैबिनेट बैठक में ये 2022 के माध्यम से हुआ था। नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि इससे अब हो सकता है कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए आप पे, तो ये चीजें आप डेट वगैरह डालेंगे तो अच्छा रहेगा। राज्य परिवर्तन आयोग नीति आयोग के तर्ज पर राज्य में थिंक टैंक का काम करता है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री व इसके साथ प्रमुख कैबिनेट मंत्रालय के मंत्री शामिल होते हैं। देखिए मंत्री में भी लिखने में मिस्टेक की अपने होंगे। राज्य परिवर्तन आयोग मंत्रियों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से दूरगामी भविष्य मुखी व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में, तो ये भी आपने मिस्टेक देखी कर रहे हैं, काफी क्षेत्रों में काम करेगा, जो इस प्रकार है। कार्य देख लीजिए, सरकारी नीतियों को विशेषज्ञों के माध्यम से क्रियान्वयन करना और नवाचारों पर बल देना, ट्रिपल पी मॉडल के विभिन्न मॉडलों पे तलाशना, उनकी जो बेस्ट हो वो बताना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न, देखिए मिस्टेक आपकी विभिन्न क्षेत्रों के कमियां, ये आपने गलत लिखा है हिंदी, आप बहुत गलतियां कर रहे हैं कि पहचान करना वो सुधार की सलाह देना, तो इस तरीके की गलतियों से आप बचिए, जो गलतियां हैं ये आपकी। राज्य परिवर्तन आयोग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन भारत को विकसित देश बनाना तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतर भूमिका निभा सकता है, तो काफी अच्छा लिखा है, मार्क्स देख लीजिए इनका। बस एक इनका नेगेटिव पॉइंट यही है कि आप जो शब्दों में मिस्टेक कर रहे हैं हिंदी लिखने में, उनको आप सुधार सकते हैं और बाकी और भी इनसे सीख सकते हैं। काफी अच्छी चीजें लिखी है इन्होंने, जानकारी अच्छी है विषय वस्तु की, और सभी पक्षों को दिखाया भी है इन्होंने, और पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने चले भी हैं क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। तो चलिए इसमें इतना ही है, कैसा लगा आपको, इसको लाइक शेयर भी कीजिए, जिससे कि आगे इस तरीके के आपको वीडियो मिलते रहेंगे जो अच्छे लिखते हैं कॉपियाँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए एक नया इनिशिएटिव है, अगर आप इसको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, जिससे कि मोटिवेशन हम लोगों को भी मिलता है, जिससे कि आप सीखेंगे। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।